प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बिहारी सतसई में श्रृंगारिक पद्य पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जो सतसई की परंपरा है वो कहाँ से और किस प्रकार आई। देखने में आता है कि हाल एक कवि हुए प्राकृत भाषा में, उनकी गाथा सप्तशती उन्होंने लिखी और गोवर्धन आचार्य जो कि संस्कृत भाषा में लिखते थे, उन्होंने आर्य सप्तशती लिखी। इन दोनों सप्तशतियों यानी सतसइयों में प्रत्येक पद्य में किसी न किसी नायक या नायिका का उदाहरण खोजा जा सकता है या खोजा भी गया है। इन्हीं दोनों सतसइयों को आधार बनाकर या सप्तशतियों को आधार बनाकर बिहारी ने अपनी सतसई की रचना की। वैसे तो इनसे पहले और भी सतसई लिखी जा चुकी थी, जिनमें अमरुक जो कवि हैं उनका शतक प्रसिद्ध है। ये शतक यानी 100 पद्य। भर्तृहरि के 3 शतक हैं, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। इसी प्रकार मयूर कवि का सूर्य शतक है। बाण यानी बाण भट्ट का चंडी शतक है, जिसमें चंडी की स्तुति की गई है। चंडी यानी देवी, दुर्गा का एक रूप है चंडी का, उसकी स्तुति की गई है। इसी आधार पर हिंदी के उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल के आरंभ होने से पहले भी और बाद में भी संस्कृत में श्रृंगारी शतकों की परंपरा चलती रही। 14वीं शताब्दी से पहले तो उत्प्रेक्षा वल्लभ ने सुंदरी शतक लिख दिया था। 18वीं शताब्दी में अल्मोड़े के विश्वेश्वर कवि ने रोमावली शतक लिखा था। इस प्रकार 12वीं शताब्दी में बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि गोवर्धन पंडित ने अपनी प्रसिद्ध आर्य सप्तशती लिखी, जो कि अभी बताया जा चुका है कि गोवर्धन आचार्य ने आर्य सप्तशती लिखी। ये बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के आश्रयी कवि थे। इस प्रकार सतसई की परंपरा का आगाज हुआ। यहाँ देखने में यह आता है कि अन्य सप्तशतियों से बिहारी सतसई किस रूप में अलग है। गाथा सप्तशती और बिहारी सतसई में कोई अंतर ही नहीं है। बिहारी सतसई में निश्चित रूप से वह ताजगी और
दीप्ति नहीं है जो गाथा सप्तशती में है, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। 3 ग्रंथ बिहारी के बहुत प्रिय जान पड़ते हैं, हाल की गाथा सप्तशती, अमरुक का शतक और गोवर्धन की आर्या सप्तशती। सिर्फ बिहारी ही नहीं, उनके बाद के संस्कृत के पढ़े लिखे हिंदी श्रृंगारी कवियों ने भी इन 3 ग्रंथों से ही प्रेरणा प्राप्त की। इन कवियों ने इन ग्रंथों के श्लोकों का अक्षरशः अनुवाद कर दिया है और कई दूसरे लेखकों ने स्थान स्थान पर उनके भावों का छायानुवाद किया है। साहित्य के मर्मज्ञ आलोचकों ने बताया है कि गोवर्धन की आर्या सप्तशती में भी हाल की भांति सरसता, उल्लास और ताजगी नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, हाल की जो सप्तशती है, गाथा सप्तशती, वह सरस्वी है, ताजगी से परिपूर्ण है और उल्लासमय भी है। बिहारी में भी यह चीज़ देखने को मिलती है। बिहारी लोक भाषा में लिखा है, यानी लोक भाषा यानी ब्रज भाषा में उन्होंने अपनी सतसई लिखी है, जिसमें हार्दिक उल्लास और सरस बाग वैदग्ध, सरस यानी बाग विदग्धता जो है, जैसे बाग विदग्धता, टेढ़ी उक्ति, जैसे कहते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोए कहे बोहन हंसे, देन कहे नट जाए। ऐसी वाग विदग्धता जो सतसई में स्वाभाविक रूप में अभिव्यक्त हुई है, उससे यह सतसई सरस बन पड़ी है। इस प्रकार बिहारी ने सतसई लिखी। और सतसई के संदर्भ में आपको मैं बताता चलूं कि एक आलोचक ने लिखा भी है कि श्याम राम रति में पगे, तुलसी सूर निहाल, बूढ़े रस संगार में चतुर बिहारी लाल। यानी जिस प्रकार राम के भक्ति में तुलसी, सूर कृष्ण की भक्ति में जिस प्रकार निहाल हो गए, यानी राम नाम और कृष्ण नाम का स्मरण करके तुलसी और सूर निहाल हो गए, उसी प्रकार बिहारी ने श्रृंगार रस में डुबकी लगाकर अपने को महान बना लिया। यानी श्रृंगारिक कविता में अपने को निहाल कर लिया। जैसे उन्होंने भक्ति की कविता की, वैसे ही इन्होंने श्रृंगार की कविता की, और श्रृंगार की कविता करके ये निहाल हो गए। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि सतसई में सभी प्रकार का रस मिल जाता है। यानी सतसई में सभी प्रकार का रस मिल जाता है। ज्योतिषी को ज्योतिष का, ज्ञानी को ज्ञान, श्रृंगार के वृत्ति रखने वाले को संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, गणितज्ञ को गणित का, सभी ज्ञान
मिल जाता है। इस प्रकार बिहारी स्वयं लिखते हैं, करी अनेकन स्वाद, यानी सतसई में अनेकों स्वाद उन्होंने भर दिए हैं। और स्वयं बिहारी ने लिखा भी है, जो कोई रसरीति को समझो चाहे सार, जो कोई रसरीति को समझा चाहे सार, पढ़े बिहारी सतसई कविता को श्रृंगार। यानी उन्होंने रस और रीति का कोई सार समझना चाहता है तो वह बिहारी सतसई कविता में जो श्रृंगार है उसको पढ़े तो रस और रीति का सार उसे अपने आप ही समझ में आ जाएगा। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सतसई जो लिखने की प्रेरणा बिहारी को मिली वो एक नीति परक पद्य से मिली। जयपुर नरेश जयसिंह वो अपनी नई पत्नी या नवोड़ा रानी के प्रेम में बद्ध हो गए थे और राजकाज से विलग हो गए थे, यानी राजकाज उन्होंने त्याग दिया था। तो तब उन्हें पता चला, वो अपनी वृत्ति यानी अपनी तनख्वाह लेने वहाँ आए थे, तो उन्हें पता चला कि राजा जयसिंह तो किसी से मिल नहीं रहे और वो अपनी रानी के महल में ही रहते हैं। तब उन्होंने एक पद लिख के भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही शोभध्यो आगे कौन हवाल। कि हे राजन, कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि अभी जो रानी है पूर्णतया यौवन को प्राप्त नहीं हुई है और उसका पूर्णतया शारीरिक विकास भी नहीं हुआ है। अभी से ही आप उस पर इस प्रकार उन्मत्त हो रहे हो, यानी इतने वशीभूत हो रहे हो, तो तब यह पूर्णतया विकसित हो जाएगी या शारीरिक यौवन प्राप्त कर लेगी, तब आपकी क्या स्थिति होगी। यानी यह एक पंखुड़ी कि जो कि विकसित नहीं हुई है और भ्रमर, अली यानी भ्रमर यानी जयसिंह और पंखड़ी यानी नई रानी, जो नवोड़ा रानी है जो पूर्णतः शारीरिक यौवन को प्राप्त नहीं कर पाई है, उसको आधार बनाकर यह पद्य उन्होंने जयसिंह के पास भेजा। और जयसिंह ने जब जैसे ही यह पढ़ा तो जयसिंह वहाँ से निकले और बिहारी को ऐसे ही पद्य लिखने के लिए कहा और कि एक पद्य पर एक असरफी आपको दी जाएगी। तब बिहारी ने यह सतसई लिखी। और सतसई के बारे में जो आज हम बात कर रहे हैं श्रृंगारिक पद्य के बारे में, तो श्रृंगारिक पद्य में बिहारी ने कई जगह ऐसी उद्भावना की है जिससे आज की युवा पीढ़ी अपने आप ही सतसई की ओर आकर्षित हो जाती है। उन्होंने लिखा है एक पद में कि कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में है करत नैनन ही सो बात। कि कहत नटत रिजत खिजत, एक कोई समारोह हो रहा था और नायक नायिका वहाँ दोनों मौजूद थे। पूरा
कुटुंब वहाँ बैठा हुआ था तो दोनों अपने नेत्रों के इशारों से ही अपने मन की बात कह रहे थे। कहत नटत रिजत खिजत, कभी वो कहते हैं, कुछ कहने का इशारा करते हैं तो नायिका मना कर देती है, नट जाती है। कभी रीझती है, कभी खींचती है, कभी मिलत खिलत लजिया, जैसे ही गुस्से में होकर वो आंखें नीचे कर लेते हैं, यानी एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पाते, परंतु जैसे ही आंखें मिलती हैं तो दोनों हंसने लग जाते हैं। भरे भवन में ही करत, और यह सारा व्यापार यानी नेत्रों के माध्यम से अपने मन की बात वो दोनों नायक नायिका भरे भवन में ही कर रहे हैं और अपने नेत्रों के माध्यम से ही एक दूसरे की मन की बात वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ कवि कहते हैं कि अंग अंग नग जगमगे दीपशिखा सी दे, दिए बढ़ाए हो रहे बड़ो उजारोगे। कि अंग अंग नग जगमगे, कि जो नायिका है वो इतनी गौरवर्णी है कि उसका अंग प्रत्यंग जगमगाता है और दीपशिखा सी दे, अंधेरे में भी वो उजाला कर देती है। जैसे अंधेरे में दीपक प्रकाशवान हो जाता है या प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार अंधेरे में वह नायिका अपने गौरवर्ण से प्रकाश फैला देती है। दियो बढ़ाए हो रहे बड़ो उजारोगे, और दिया बढ़ाने पर यानी दिए को बुझा देने पर भी उस घर में हमेशा उजाला बना रहता है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मानव विधि तन अच्छ छवि, स्वच्छ रख हुए काज, द्रग पग पोछन को करे भूषण पायंदाज। कि वो कहते हैं कि मानव विधि तन अच्छ छवि, मानव यानी विधि ने, विधाता ने तन को गौरवर्णी बना दिया है, सुंदर बना दिया है, उसको स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। परंतु जिस प्रकार हम घर में प्रवेश करने से पहले पायदान पर अपने पैरों की धूल झाड़ लेते हैं, वैसे ही बिहारी यहाँ एक उक्ति बताते हैं कि जो नायिका है उसने जो आभूषण पहन रखे हैं वो आभूषण पायंदाज का काम करते हैं, यानी पायदान का काम करते हैं। जिस प्रकार अपन घर में घुसते हैं तो पायदान पर पैर फटकार कर या पायदान से साफ करके अंदर जाते हैं जिससे कि मिट्टी अंदर नहीं जाए, वैसे ही बुरी दृष्टि होती है वो दृष्टि भूषण पर यानी आभूषणों पर ही रुक जाती है और नायिका पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता। इस प्रकार बिहारी ने श्रृंगार के अनेक पद्य लिखे हैं, जिसमें ये भी लिखा है कि चमक तमक हासी ससक, मसक झपट लपटान, ऐजई रति रति सो मुक्ति और मुक्ति अतिहान। यानी चमक तमक हासी ससक यानी जो स्थिति है नायक और नायिका की, उस स्थिति को यहाँ बिहारी ने बताया है। दूसरी तरफ वो कहते हैं इत आवत उत जात चली 6 7 एक हाथ,
चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उषा संसात। यहाँ फारसी में जो ऊहात्मकता रहती है, ऊहात्मकता यानी जो स्वाभाविकता नहीं रहती, यानी ज़्यादा ही कुछ विरह की अग्नि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। ऐसे ही बिहारी ने भी एक जगह दिखाया है कि इत आवत उच्च जात, यानी बिरहिणी जो नायिका है वो सांस के साथ साथ ऊपर नीचे पलंग पर खिसकती रहती है। इत आवत उच्च जात चली 6-7 के हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उषा संसात। यानी हिंडोरे, अब कभी झूला आप झूले हैं तो झूले पर झूलते समय एक बार इधर चरमोत्कर्ष पर जाते हैं फिर पीछे लौटते हैं। वैसे ही नायिका जैसे ही श्वास लेती है तो ऊपर खिसकती है और श्वास छोड़ती है तो नीचे खिसकती है। इस प्रकार विरह की अग्नि भी उन्होंने दिखाई है। और वो कहते हैं कि जो सखी की नायिका हैं वो सखी के पास प्रेम के बस जाती हैं। और वो कहते हैं कि आड़े दे आले वसन जाड़े हूँ की रात, कि जाड़े की रात में भी आले वसन यानी गीले वस्त्र ओढ़कर ही उस बिरहिणी नायिका के पास जाया जा सकता है। आड़े दे आले वसन जाड़े हूँ की रात, साहस कह के स्नेह बस, यानी स्नेह के वशीभूत होकर जो सखियां हैं नायिका की, वो बिरहिणी नायिका के पास जाती हैं। तो इस प्रकार का विरह का ताप भी बिहारी ने दिखाया है। इस प्रकार दूसरी तरफ कितने ही ऐसे रंग हैं बिहारी की सतसई में जहाँ उन पर अश्लीलता का भी आरोप लगाया जाता है कि बिहारी ने अश्लीलता भी परोसी है। तो इस प्रकार हम बिहारी की सतसई में श्रृंगारिक भावना का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर श्रृंगार का उज्ज्वल पक्ष भी है तो श्रृंगार का जो हे पक्ष है वो भी कहीं कहीं आ गया है। श्रृंगार में जो संयोग पक्ष है वो भी अच्छा बन पड़ा है तो वियोग पक्ष भी खास बन पड़ा है। कहीं कहीं वियोग में ऊहात्मकता आ गई है जो कि संभव सी लगती नहीं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।